Hello everyone and welcome to my YouTube channel Pathshala. So from now onwards we are going to start our first lecture of artificial intelligence. So let's see what is our today's agenda. So the first topic would be what is artificial intelligence. Then the second topic would be narrow AI or weak AI. And these are the subtopics of these. The first topic is why narrow AI is known as weak AI, the advantages, the limitation, and the real world applications of narrow AI. So let's start. So what is AI? AI, that is artificial intelligence, refers to computer systems which are capable of performing complex tasks that historically only humans could do, such as reasoning, making decisions और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम ही तो होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो वो काम करते हैं जो पहले सिर्फ ह्यूमंस ही कर पाते थे. जैसे कि क्या क्या, जैसे कि रीजनिंग करना, जैसे कि किसी भी चीज को लेके डिसीजंस लेना, जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दे. तो वो सारे काम एक मॉडल कर सकता है आपके लिए जो पहले आप उस चीज के लिए जिम्मेदारी लेते थे. ओके, so let's see the first type of AI, that is narrow AI, or which is known as weak AI. So narrow AI, also known as weak AI, refers to AI systems that are designed to perform a specific task. Okay, this one, and operate under limited set of constraints. तो ये जो दो वर्ड्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस नैरो एआई के लिए. तो इसका मतलब समझो. इन लेमन टर्म्स, नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई व्हिच इज केपेबल टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क विद इंटेलिजेंस. ओके, तो देखो नैरो एआई बेसिकली क्या होता है. नैरो एआई इस तरीके का एआई होता है जो डेडिकेटेड होता है टुवर्ड्स वन वर्क. वन वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी टास्क को या किसी काम को परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ उसी काम को जानता है, वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है. ठीक है, लेकिन बट उसके अलावा वो दूसरा किसी भी काम को नहीं जानता है. देखो फॉर एन एग्जाम्पल, एक बाउंड्री हो गया. ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर मैंने बोला कि तुम्हें यहां खड़े रहना है और बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो चीज तुम्हें ऑब्जर्व करनी है. ठीक है, तो तुम एक ऐसे मॉडल बन गए हो जो बाउंड्री के अंदर की चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो. लेकिन तुम्हारा एक कंस्ट्रेंट क्या है कि उस बाउंड्री के बाहर क्या चीजें हो रही हैं वो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है. तो यहीं पे उसका लिमिटेशन भी आ जाता है. एडवांटेज क्या हो गया इस मॉडल का कि उसको जो काम दिया जाता है या जो काम बताया जाता है वो उसमें सबसे अच्छा होता है, मीन्स सबसे सही आउटपुट, सबसे एक्यूरेट आउटपुट देता है. बट लिमिटेशन क्या आता है कि जो उसके सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है, अगर वो उसके बाहर जाके अपने केपेबिलिटी से बाहर जाके कुछ काम करने की कोशिश करता है तो वहां पे वो एरर रेज कर देता है. Okay, so it doesn't possesses understanding or consciousness, but rather it follows pre-programmed rules or learn patterns from data. For example, a narrow AI designed for image recognition can identify objects in image, but because it has been trained on a data set of images with the labeled objects, not because I don't understand what an object is. तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चार्ट पेपर दिया गया है. एक चार्ट पेपर में आपके पास दो फ्रूट्स को लेबल किया गया है कि ये है एक एप्पल, ये है एक बनाना. ओके, तो जब आप पहली बार उस चार्ट को देखोगे तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे कि देखो ये तो एप्पल है, ये तो बनाना है. कैसे पहचान रहे हो? ये इस तरीके से पहचान रहे हो कि फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप बार बार उसी चीज को देखते हुए आ रहे हो, और जब उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को या उस शेप को जब आप देखते हो तो आपको बताया जाता है कि ये चीज एप्पल है, ये चीज बनाना है. तो आपके ब्रेन में वो चीज बहुत अच्छी तरीके से एम्बेड हो चुकी है. ठीक है, तो मॉडल भी तो हमारा ऐसे ही काम करता है कि जो हमारा मॉडल है उस चीज को हम बताते हैं, प्री प्रोग्राम रूल्स के ऊपर ही काम करता है ये नैरो एआई. तो हम उसमें एक प्रोग्रामिंग करते हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक ओवल शेप में हो या सर्कुलर शेप में हो और उसके ऊपर एक ग्रीन लीफ हो और उसका कलर जो उस शेप का वो रेड हो, तो उसको तुम ऐसे रिकॉग्नाइज करना कि वो एप्पल है. ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लॉन्ग शेप में है और उसका कलर अगर येलो है तो उसको तुम बनाना के तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, तो
अब मॉडल बार बार उसी इमेज को देखते जा रहा है और बार बार अपनी गलतियों से सीखते जा रहा है। पहले भले वो दूसरे फ्रूट को रिकॉग्नाइज करता दूसरे तरीके से, भले वो दूसरे बनाना को दूसरे किसी फ्रूट से कंपेयर करके उस चीज को वो कंप्राइज कर देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज बार बार करने से, एक रिपीटेटिव वे में जनरेट करने से वो सीखता है कि इस शेप और इस कलर का जो भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने आएगा वो एप्पल ही होगा। तो वो चीज उसने कैसे समझी? ऐसे नहीं समझी कि वो उस चीज को पहचानता है, जैसे हम किसी चीज को पहचानते हैं, महसूस करते हैं, बट वो मॉडल उस चीज को पहचानता है, महसूस नहीं कर पाता है। वो इसलिए उस चीज को पहचानता है क्योंकि वो बार बार वही चीजें कर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं। अ नैरो एआई डिजाइन फॉर इमेज रिकॉग्निशन कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस बिकॉज इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन अ डेटा सेट ऑफ इमेजेस विद लेबल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट बिकॉज इट अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी चीज समझाई है, ठीक है। So now, why narrow AI is known as weak AI? Let's see. Narrow AI cannot perform beyond its field or set of limitations as it is only trained for one specific task. Okay, that's why it is also known as weak AI. Narrow AI gets failed in unpredictable ways if it goes beyond its limit. वही चीजें तो हमने डिस्कस की कि अगर एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर आपको जो काम दिया जा रहा है वो तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब आपके पास एक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट दिया जाता है कि आपको इसके दायरे के अंदर ही रह के काम करना है, तो आप उस दायरे के अंदर रह के अपना सारा दिमाग लगा देते हो कि कैसे कैसे वो चीज को कर सकते हैं। बट उस दायरे के बाहर तो आप कभी निकले ही नहीं ना, तो आपको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में या बाहर की बाउंड्री के बाहर की दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं। तो वहीं पे इसकी ये लिमिटेशन आती है। और अगर वो मॉडल कोशिश भी करता है कि वो अपने लिमिट्स के बाहर जाके काम करे, तो वो एरर रेज कर देता है। तो बेसिकली इसीलिए उसको हम लोग वीक एआई कहते हैं, क्योंकि वो अपने लिमिट्स के बाहर जाके काम नहीं कर पाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ नैरो और वीक एआई। The first advantage is efficiency. The second is availability. The third is reduction of human error. The fourth one is improved safety. So the first advantage would be efficiency. Efficiency कैसे? See, narrow AI is basically used because it can perform specific tasks more efficiently and accurately than humans. So देखो, बेसिकली जो हमने डिस्कस किया कि ये जो मॉडल है वो एक काम को बार बार रिपीटेटिव वे में करता रहता है। तो अगर कोई भी काम आपको दिया जाता है और बोला जाता है इसको बार बार करते रहो, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है और अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ना चाहते वो चीज करने लगता है। जैसे कार चलाना, सी, अगर एक बार आप कार चलाना सीखते हो तो पहले आपको डर लगता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप ज्यादा कार चलाने लगते हो, ऑन रोड चलाने लगते हो, जब ढेर सारे सर्कमस्टांसेस को आप फेस करने लगते हो, तो आपका हाथ एक कार पे बैठ चुका होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप ये नहीं देखते कि कौन सा गियर आप लगाने जा रहे हो, कि तीसरा गियर आपको पीछे लगाना है, दूसरा गियर के लिए आपको आगे जाना, नहीं, वो अपने आप हाथ आपका कर देता है, क्योंकि आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि गियर कहाँ पे कब कैसे लगाना है, ठीक है। वैसे ही ये मॉडल बन चुका होता है, वो रिपीटेटिव वे में इतनी बार वो चीज काम कर चुका होता है कि वो उस काम में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका होता है। और देखो, इंसान के पास बहुत सारे काम करने के तरीके होते हैं या बहुत सारे काम करने को होते हैं बेसिकली, तो वो एक काम को करने के लिए सारा टाइम अपना नहीं लगा सकता, जनरल सी बात है, बट एक मॉडल तो लगा सकता है ना। इसीलिए वहां पे वो इंसानों से ज्यादा इफिशियंट मतलब प्रूव हो चुका है या प्रूव हो सकता है। ओके, सेकेंड इज अवेलेबिलिटी, that it can work 24/7 without breaks and doesn't require a salary. जाहिर सी बात है, किसी इंसान को अगर तुम काम पे रखते हो अपने, तो वो ब्रेक्स तो लेगा ही, उसको खाना खाने के लिए टाइम चाहिए, उसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट एक मशीन्स को ये सब नहीं चाहिए होता है, तो वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है विदाउट ब्रेक्स एंड डजंट रिक्वायर एनी सैलरी। ओके, सो दिस गिव्स द एडवांटेज ऑफ अवेलेबिलिटी। द थर्ड एडवांटेज इज रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक बिग डेटा या लार्ज डेटा होता है, ठीक है, तो एक नेकेड आई ह्यूमन का बहुत ज्यादा केपेबल नहीं होता है कि सारी चीजें एक बार में पकड़ लेता है, तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप गलतियां कर देते हो। एक छोटे स्केल पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला जाए 2+2 करो, तो आपने बोल दिया तुरंत 4 होता है, क्योंकि पता है वो चीज आपको। अगर आपको बोल देता है 10+10 करो, तो आपने बोल दिया 20। अगर आपको बोल देता है 50 × 50 करो, तब भी आप बता सकते हो कि 2500 हो गया वो। बट अगर आपको बोला जाए कि 199 × 199 करो, तो आपका दिमाग प्रोसेस करता है, उस चीज को सोचने की कोशिश करता है। अनटिल एंड अनलेस यू आर अ मैथ जीनियस, तो
वो आपका दिमाग प्रोसेस करता ही करता है, बट एक कैलकुलेटर जो कि मशीन है, उसको आप चाहे जितने भी बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी दे दो, वो आपको चुटकियों में करके दे देता है। क्यों? कि वो उसी काम के लिए बनाया गया है। ओके, सो इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। The fourth advantage is improved safety. It is particularly useful for tasks that are repetitive or time consuming or dangerous for humans. सॉरी। सो यही चीजें तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मॉडल है वो इसी तो डिजाइन किया गया है कि वो हर एक काम को बार 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 उसी काम को करता रहे। तो जब उसी काम को वो करता रहता है तो उस चीज में वो बेसिकली माहिर हो जाता है। और अगर किसी काम को तुम्हें बार 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 करना पड़ रहा है तो एक इंसान के लिए उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एक मशीन के लिए कंपेरेटिवली इंसान के नहीं होता है। तो इंसान अगर एक काम पे ही अगर अपनी पूरी टाइम लगा देता है तो वो बाकी काम नहीं कर सकता है, बट एक मॉडल तो अपना टाइम लगा सकता है। तो इसीलिए कोई भी टाइम कंज्यूमिंग काम है या कोई भी चीज जो बार बार करनी हो तो वहां पे ये मॉडल बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, सो दीज वर द 4 एडवांटेजेस, दैट इज एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर एंड इंप्रूव्ड सेफ्टी ऑफ नैरो एआई, व्हिच इज आल्सो नोन एज वीक एआई। सो नाउ लेट्स सी द लिमिटेशन ऑफ नैरो और वीक एआई। द फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, क्यों लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है? क्योंकि वो एक ही काम कर पाता है। सी, अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, आप टॉप कर दो सब्जेक्ट में, बट कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स में वो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो लोग तो आपको यही कहेंगे ना कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो। मतलब कि आप सिर्फ एक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करो लेकिन बाकी दूसरी चीजों को बिल्कुल भी आप सही से नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे यही मॉडल इसी तरीके से पे काम करता है। तो वहां पे हम लोग को उस मॉडल में क्या देखने को मिलता है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सी, narrow AI systems are designed for a specific task and cannot perform tasks outside of their designed scope. Let's see the example. A speech recognition system designed for American English may struggle to accurately transcribe a Scottish or British accent, which will lead to error in transcription. बेसिकली इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज तो एक ही होता है ना, लैंग्वेज तो आप बहुत सारा नहीं चूज कर सकते। लैंग्वेज उसके लिए एक आपने चूज किया इंग्लिश, बट उसके एक्सेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश हम एक सब लैंग्वेज है, तो अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसको बोलने के तरीके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हर एक एक्सेंट के लिए आप नहीं बना सकते ना, किसी मॉडल में चीजें नहीं इम्बेड कर सकते, तो वहां पे वो एक एक्सेप्शन रेज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक आपका सिस्टम बनाया गया है जो स्पीच रिकग्नाइज करता है, वो सिर्फ आपके अमेरिकन एक्सेंट को ही पकड़ सकता है। बट इंग्लिश तो स्कॉटिश में बोला जाता है, ब्रिटिश में भी बोला जाता है, तो बट उनका एक्सेंट अलग होता है। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं अपने स्कोप से बाहर जा रहा है ना। किस लिए बाहर जा रहा है? वो एक्सेंट को समझने के लिए, जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, जो स्कॉटिश एक्सेंट होता है, तो उस चीज को समझने के लिए वो अपने स्कोप से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो गलतियां कर देता है। तो इसीलिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस नैरो एआई। सेकेंड, डिपेंडेंसी ऑन डेटा। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है मॉडल, वो एक काम को बार बार करता है और बार बार अपनी गलतियों से सीखता रहता है। ठीक है, तो वो काम कहाँ पे करता है? वो चीज सीखता किस चीज पे? वो डेटा पे ही तो सीखता है। जितना ज्यादा आप डेटा उसको दोगे उतना ज्यादा ही तो वो उस चीजों से सीखेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा। तो देखो, यहाँ पे दो चीजें बहुत मैटर करती है। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ द डेटा, द सेकेंड थिंग इज क्वांटिटी ऑफ द डेटा। अगर जितना ज्यादा आप अच्छा क्वालिटी डेटा को दोगे वो उतना ज्यादा तरीके से उस चीजों को समझ पाएगा। अगर आप एप्पल का शेप एक ओवल या एक सर्कुलर वे में ना देके अगर आप उसको स्क्वायर शेप बना दो तो वो वहां पे गलतियां कर देगा, तो वहां पे क्वालिटी आ जाता है। बट एक बार डेटा वो पास ऑन हो गया, फिर दूसरा डेटा आया, फिर दूसरे डेटा में आपने एप्पल नहीं दिया, कुछ और दे दिया, तो एप्पल तो उसने सिर्फ एक ही बार देखा ना, तो कहाँ से वो बार बार उस चीज से सीख पाएगा? तो बार बार अगर उस चीज को सीखना है तो उस पर क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो यहाँ पे उस मॉडल पे डेटा पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है। So the performance of narrow AI systems is heavily dependent on the quality and the quantity. See, quality and the quantity of the data that they are trained on. So basically, for an example, in the domain of facial recognition systems, if the narrow AI system is trained on a data set that is diverse enough that it may struggle to accurately recognize faces of individuals from certain races or color, this can lead to biased or inaccurate results. So इस चीज का मतलब हम अच्छे से समझ जाएंगे। So lack of understanding is the third limitation of this narrow AI. So narrow AI systems do not truly understand the task they perform. They simply follow pre-programmed instructions or patterns they have learned from the data. So ये तो जाहिर सी बात है कि जो
लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस मॉडल के अंदर आ रही है, वो इसीलिए आती है कि वो जो भी काम करता है वो उस चीज़ों को समझता नहीं है कि आपने उसको पहली बार एप्पल दिखाया तो समझ गया कि हाँ, ये एक एप्पल है, ये एक फ्रूट है, इसको खाना खाओगे तो ये स्वीट होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो इस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो सिर्फ अपने प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहता है, जो उसके अंदर हम लोग एम्बेड करते हैं, वो उसको फॉलो करता है और उस चीज़ों को या उस शेप या उस कलर को पहचानने की कोशिश करता है, एंड बार बार रिकग्नाइज करते हुए वो उस चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ओके, so now let's see the real world applications of narrow AI. The first is voice assistant. The second is recommendation systems. The third is email filtering. And the fourth is weather forecasting. So the first voice assistants like Siri, Alexa, and Google Assistants are designed to perform a similar task repetitively. Okay, so that they all are designed to respond to voice commands, perform tasks like setting alarms, making phone calls, and answering questions. Okay, recommendation systems. Recommendation system algorithm used by Netflix, Amazon, and Spotify. They analyze user behavior and preferences to recommend music, movies, प्रोडक्ट्स और सॉन्ग्स। सो बेसिकली जब आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे होते हो और नेटफ्लिक्स पे वो मूवी जब आप खत्म कर लेते हो तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको बहुत सारी मूवीज का एक स्टैक दिखता है जिसमें लिखा रहता है 78% मैच, 93% मैच या 88% मैच। तो वो मैचेस कैसे पता करता है वो नेटफ्लिक्स? वो इसी मॉडल, इसी नैरो एआई के मॉडल के थ्रू ही वो मैचेस पता कर पाता है, क्योंकि वो जो मॉडल है वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है वो कौन सी मूवीज इतने टाइम से देख रहा है। लाइक लास्ट वीक से लेके अब तक वो सिर्फ हॉरर मूवीज ही देख रहा है या देख रही है, तो वो आपको और अच्छे अच्छे हॉरर मूवीज जो उसी कैटेगरी के होते हैं वो आपको रिकमेंड करता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करता है और आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे और बने रहते हो लंबे समय के लिए। ओके, now, email filtering. Email services like Gmail uses narrow AI to filter out spam emails and categorize incoming emails into different folders. तो जो भी emails आपके मेल पे आते हैं वो स्पैम है या नहीं है, वो कैसे कैटेगराइज करता है? वो ये मॉडल बार बार कुछ कीवर्ड्स को जान के पहचान के आपका फिल्टर आउट कर देता है कि जिससे आपको परेशानी ना हो जब भी कोई आपको स्पैम करने की कोशिश कर रहा हो। ओके, then weather forecasting, predicting temperature, precipitation and other conditions based on climate data. So weather forecast ये मॉडल कैसे कर पाता है? Based on the climate data. जितना ज्यादा historically वो climate data को रीड करता है, एनालाइज करता है, उतना ज्यादा अच्छा या एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि जो ये प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट डे प्रेसिपिटेशन कितना रहेगा, टेम्परेचर कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। So these were the four examples, or you can say the real world applications of narrow AI. So here we come to the end of this lecture. I think ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वो सारे कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ जिससे आपको बहुत आसानी हो समझने में। हर एक चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो ना चीज़ों को, तो दिमाग वो चीज़ों को बहुत अच्छे से या बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही, बट कोशिश ये करना कि जो नोट्स आप बना रहे हो वो हैंड रिटन हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है, जब आप लिखते हो ना तो वो बोल के लिख रहे होते हो। जब आप बोल के लिख रहे होते हो तो दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है, समझ रहा होता है, और जब आप लिखते हो ना तो उस चीज़ों पे आप क्वेश्चन करने लगते हो कि ये चीज़ मैंने क्यों लिख रहा हूँ या ये चीज़ क्यों है। तो वो क्वेश्चन के थ्रू वो आंसर ढूंढने की आप कोशिश करते हो, और जब आपको आंसर्स मिलते हैं तो उस चीज़ को या उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हो। तो फिर उसमें रटने का कोई स्कोप नहीं रह जाता है, तो आप उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हो कि बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा आपके रहता ही रहता है। So let's end this lecture here, and I'll meet you in the next lecture.